जय हिंद दोस्तों, रक्षा करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा दिसंबर 2024 के एआईसीपेन के आंकड़ों के बारे में। मैं आपको अपडेट दूंगा जनवरी 2025 से बढ़ने वाले डीएडीआर के बारे में। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा एफएमए को लेकर। कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं, पूर्व सैनिक हैं, जो एफएमए का पैसा नहीं ले रहे, लेकिन वो ईसीएचएस में जाना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर वो ईसीएचएस में जाएंगे तो उनको कोई कंट्रीब्यूशन देने की जरूरत नहीं है। ऐसे कौन से पूर्व सैनिक हैं, ऐसे कौन से पेंशनर्स हैं, ऐसे कौन से जवान हैं, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा ईसीएचएस में रेफर होने के बाद आप हॉस्पिटल में कितने भी ऑपरेशन करा सकते हैं, कितनी भी सर्जरी करा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। यानी आपकी मेडिकल कंडीशन को देखते हुए अगर आप ऑपरेशन करवाते हैं और उसके बाद अगर दोबारा ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप करा सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है, एक नोटिफिकेशन है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा फैमिली पेंशन के बारे में। जो पूर्व सैनिकों की बेटियां हैं, आप उनके नाम रिकॉर्ड में जरूर ऐड करवाएं। इसका एक नोटिफिकेशन है, वो भी भारत सरकार का, डीओपीपीडब्ल्यू का। एक छोटी सी जानकारी है फैमिली पेंशन से जुड़ी, इस पर हम आगे बात करेंगे। अगली जानकारी है दोस्तों कुछ 8 सीपीसी को लेकर, 8वें वेतन आयोग को लेकर। और दोस्तों एक और जानकारी है, भारत सरकार ने गैजेट नोटिफिकेशन निकाला है 13 फरवरी 2025 को। किस सब्जेक्ट पर निकाला गया ये नोटिफिकेशन, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों बस यही जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारी है, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है दिसंबर 2024 का डीएडीआर का एआईसीपेन का आंकड़ा नहीं आया है 15 फरवरी तक। इस बार बहुत लेट हो गया है। आंकड़ों के डाटा से कहीं छेड़छाड़ तो नहीं हो रही। जी हां दोस्तों, जैसा आपको बताया, मैंने आपको बताया था कि 15 फरवरी तक आपको दिसंबर 2024 का आंकड़ा मिल जाएगा एआईसीपेन का। लेकिन दोस्तों अब 15 फरवरी भी चली गई है, आज 16 तारीख है और अभी तक हमें दिसंबर 2024 का एआईसीपेन का आंकड़ा नहीं मिला है, जिससे हमें पता नहीं लगता कि जनवरी 2025 से कितना परसेंट डीएडीआर होगा। हमने बहुत उम्मीद लगाई है कि हमारा डीएडीआर 53% से बढ़कर 56% होगा, 3% की बढ़ोतरी हो। हमने ऐसी बहुत उम्मीद लगाई है, लेकिन जब तक दिसंबर का आंकड़ा नहीं आएगा, जब तक पूरी तरीके से कंफर्मेशन नहीं होगा, तो दोस्तों अभी तक हमें दिसंबर 2024 का आंकड़ा नहीं मिला है। पेंशनर्स के मन में, लोगों के मन में बहुत से विचार आ रहे हैं कि कहीं डाटा के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं किया जा रहा, डाटा के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं की जा रही। ये बहुत से मन में सवाल उठ रहा है पेंशनर्स के। दोस्तों अगले 2 हफ्तों में ये डाटा मिल सकता है। अगले 2 हफ्तों में दिसंबर 2024 का डाटा रिलीज किया जा सकता है कुछ सोर्सेस के अनुसार, लेकिन इस बार काफी लेट हो गया है दिसंबर का आंकड़ा। अगर आप पिछले महीने के आंकड़े निकाल के देखें तो 15 तारीख के आसपास, 15 से पहले हमें डाटा मिल जाता था एआईसीपेन का, लेकिन इस बार काफी लेट हो चुका है। आप नीचे कमेंट करके बताइए कि ये डाटा कहां गया, भारत सरकार क्यों लेट लतीफी कर रही है। आप अपने विचार जरूर रखें कमेंट बॉक्स में। चलते अगली जानकारी की तरफ। प्री 1996 के पेंशनर्स ना एफएमए का पैसा ले रहे हैं और ना ईसीएचएस की फैसिलिटी रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं जो 1996 से पहले पेंशन आए हैं, लेकिन दोस्तों ना वो एफएमए का पैसा ले रहे हैं और ना ही वो ईसीएचएस की फैसिलिटी ले रहे हैं। अब दोस्तों मैं ऐसे पेंशनर्स को एक एडवाइस देना चाहूंगा, आप एफएमए का पैसा मत लीजिए, सीधा आप ईसीएचएस में ज्वाइन हुई, ईसीएचएस की आप फैसिलिटी लीजिए। अगर आप ईसीएचएस की फैसिलिटी लेते हैं तो आपको एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है, अगर आप ईसीएचएस में ज्वाइन होते हैं। अब दोस्तों ये रूल है भारत सरकार का कि जो पेंशनर्स 1996 से पहले के हैं, अगर वो ईसीएचएस में ज्वाइन होते हैं तो उनको कंट्रीब्यूशन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों ईसीएचएस की थोड़ी बहुत फी देनी होगी, कंट्रीब्यूशन तो आपको नहीं देना, लेकिन कार्ड की एक छोटी मोटी फी देनी होगी। अगर आप कार्ड बनवाते हैं, सिर्फ कार्ड की फीस लगेगी, जो ईसीएचएस का कार्ड है उसकी फी पे करनी पड़ेगी, पूरे कंट्रीब्यूशन की फी पे कर आपको नहीं करनी। चलते अगली जानकारी की तरफ। ईसीएचएस में रेफर होने के बाद हॉस्पिटल में ऑपरेशन, सर्जरी कराने की क्या कोई लिमिट है ईसीएचएस बेनिफिशियरी की? अब दोस्तों कई ऐसे ईसीएचएस के बेनिफिशियरी हैं जो दोस्तों रेफर कराते हैं किसी हॉस्पिटल में, उन्होंने एक बार ऑपरेशन करा लिया, अब हो सकता है कि उनको दूसरे ऑपरेशन की जरूरत पड़े, हो सकता है कि उनको तीसरे ऑपरेशन की जरूरत पड़े।
कुछ कंडीशन पे। तो दोस्तों ECHS के बेनिफिशियरी कितने भी ऑपरेशन करा सकते हैं, कितनी भी सर्जरी करा सकते हैं। हालांकि बाद में वो उस पैसे का वो क्लेम कर सकते हैं, लेकिन कोई लिमिट नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही ऑपरेशन कराना है। आप अपनी मेडिकल कंडीशन के अनुसार कितनी भी सर्जरी करा सकते हैं, वो भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे, जैसा डॉक्टर बोले। अब दोस्तों कुछ पेंशनर्स कहते हैं कि हमने सर एक ऑपरेशन कराया हॉस्पिटल में, अब डॉक्टर बोल रहा है कि दूसरे ऑपरेशन की जरूरत है, तो क्या हम करवा सकते हैं? बिल्कुल दोस्तों, आप करवा सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। भाई सबसे पहले आपकी मेडिकल कंडीशन है, मेडिकल आपकी कंडीशन देखी जाएगी, उसके बाद आपके सारे टेस्ट करके ऑपरेशन की सलाह दी जाती है, तो आप करवा सकते हैं, चाहे आप 1 कराएं, 2 कराएं या फिर 3 कराएं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। सेना के जवान की बेटी या सिविल में रेलवे कर्मचारी की बेटी, बेटियों के नाम रिकॉर्ड में आप जरूर दर्ज कराएं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे कई पूर्व सैनिक हैं, पेंशनर से जवान हैं, वो अपने बेटियों के नाम ऐड नहीं कराते पीपीओ में या फिर रिकॉर्ड में। वो सोचते हैं कि बेटियों की तो आगे शादी हो जाएगी, नाम ऐड कराने की क्या जरूरत है। नहीं दोस्तों, बेटियों के नाम आप जरूर ऐड कराएं, चाहे बेटी की शादी होने वाली हो या फिर हो चुकी हो, या फिर आपकी बेटी डिवोर्सी हो या फिर विडो हो, बच्चियों के नाम आप जरूर ऐड कराएं, ताकि आपके मरने के बाद, आपकी पत्नी के मरने के बाद बेटियों को फैमिली पेंशन मिल सके। ऐसे मैं बहुत केस देखता हूं कि बेटियों के नाम ऐड नहीं है, बाद में उनको दिक्कत होती है फैमिली पेंशन लेने में। तो दोस्तों ये भारत सरकार की भी सलाह है, भारत सरकार का भी ऑर्डर है DOPPW का, कि बेटियों के नाम आप जरूर ऐड कराएं। भले ही आगे चलकर बेटी फैमिली पेंशन ले या ना ले, लेकिन पहले से आप रिकॉर्ड में बेटियों के नाम आप जरूर ऐड कराएं। 1 बेटी हो, 2 बेटी हो, 3 बेटी हो, अगर बेटा भी है तब भी ऐड करा दें, क्योंकि 25 साल तक तो बेटे को मिलती है ना फैमिली पेंशन, लेकिन बेटी की कोई उम्र सीमा नहीं है। आगे चलकर अगर वो डिवोर्सी होती है या फिर वो विडो हो जाती है या फिर अनमैरिड रहती है, तो उनको फिर फैमिली पेंशन मिलती है, उनकी कोई एज लिमिट नहीं है। तो बच्चियों के नाम आप जरूर ऐड कराएं। चलते अगली जानकारी की तरफ। 8 CPC पर काम अप्रैल 2025 से शुरू होगा। जैसा दोस्तों आपको पता है, जो एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा था कि जो 8 CPC पर काम है वो अप्रैल 2025 से शुरू हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, जितनी जल्दी काम शुरू होगा उतनी जल्दी हमें 8 CPC मिल पाएगा। तो दोस्तों ये जो खबर है ये बिल्कुल सही है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे सोर्सेज के अनुसार जहां से खबर मिलती है वो बिल्कुल सही होती है। जी हाँ दोस्तों, भले ही भारत सरकार लेट कर दे, काफी टाइम लगा दे, लेकिन हम अपने अनुसार आपको बिल्कुल सही जानकारी देते हैं। तो दोस्तों ये इंफॉर्मेशन सही है, आप सोशल मीडिया पे पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों एक और जानकारी है, और दोस्तों ये जानकारी है भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार ने एक गैजेट नोटिफिकेशन निकाला है, जिसका बिल पास हुआ था लोकसभा में 13 फरवरी 2025 को। तो दोस्तों इसी को लेकर एक गैजेट नोटिफिकेशन निकाला है, और इसका सब्जेक्ट है इनकम टैक्स एक्ट 2025। जैसा आपको बताया, जो अभी बजट पेश हुआ था उसमें इनकम टैक्स में कुछ तब्दीली हुई थी, कुछ चेंजेस हुए थे, 12 लाख तक आपको छूट मिली थी टैक्स में। इसी को लेकर एक पूरा गैजेट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट 2025, जैसा मैं आपको साइड में दिखा रहा हूं। तो दोस्तों आप ये गैजेट नोटिफिकेशन पूरा पढ़ सकते हैं, काफी लंबा चौड़ा ये गैजेट नोटिफिकेशन है इनकम टैक्स एक्ट 2025 पे। सारी जानकारी दे रखी है इसमें टैक्स से जुड़ी। तो दोस्तों बस यही जानकारी थी जो मैं लेके आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।